नमस्कार, जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता न्यूज। मैं हूं संजय जैन। देखिए आज की ताजा खबर। एक सवाल, सर एक आखिरी सवाल आपके लिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के अध्यक्ष विक्रांत जी पाटिल ने वसई विरार का किया दौरा, कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश, पत्रकारों को किया संबोधित। आगे वीडियो में देखिए भाजयुमो के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा पत्रकारों से। आज भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीने वसई विरार विभागामध्ये शहरामध्ये आज राज्याचा अध्यक्ष झाल्यानंतर पहिल्यांदा माझा एक दौरा त्या ठिकाणी आम्ही करतोय। आमचे सगळे जिल्ह्याचे कार्यकर्ते पदाधिकारी ज्यांनी कोरोनाच्या काळामध्ये खूप मेहनत घेऊन त्या ठिकाणी काम केलं। इतर राजकीय पक्षांची मंडळी जेव्हा घरी बसली होती तेव्हा भारतीय जनता पार्टी असेल, भारतीय जनता युवा मोर्चा असेल, यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि वसई विरारमध्ये खूप उल्लेखनीय कामगिरी केली। आणि अशा सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये आम्ही एक कामाची उंची तयार करू शकलो। आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी प्रसंगी स्वतःची काळजी न करता, कुटुंबाची काळजी न करता त्या ठिकाणी समाज हेच माझं कुटुंब आहे असं मानून त्या ठिकाणी काम केलं। आणि प्रचंड काम याची जर का व्याख्या सांगायची झाली तर 80 लाखांपेक्षा जास्त गोरगरीब जनतेला आम्ही त्या ठिकाणी धान्याचे पॅकेट्स आणि फूड पॅकेट्स वाटू शकलो। कम्युनिटी किचनच्या माध्यमातून हजारो नागरिकांना आम्ही मदत करू शकलो। मास्क आणि सॅनिटायझर या विषयामध्ये आम्ही इतकं काम केलं की 15 लाखांपेक्षा जास्त मंडळींना त्यात आम्ही फायदा देऊ शकलो। आमच्या कार्यकर्त्यांनी सॅनिटायझेशनच्या मशीन स्वतःच्या खांद्यावर पाठीवर घेऊन त्या ठिकाणी सॅनिटायझेशनचं काम संपूर्ण विभागामध्ये केलं। महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा हे काम मोठ्या प्रमाणावर झालं। अनेक परदेशी मजदूर त्या ठिकाणी मजूर अडकले होते। राज्यातल्या सरकारने त्यांच्याकडे पाठ फिरवली होती, त्यांच्याकडे बघायला कोणी तयार नव्हतं। अशा वेळेला त्या मजुरांच्या खाण्याची व्यवस्था, राहण्याची व्यवस्था आणि त्यांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्याची व्यवस्था, या सगळ्या विषयांमध्ये आमच्या कार्यकर्त्यांनी खूप काम केलं होतं। म्हणून या सगळ्यांचं कुठेतरी आभार व्यक्त करावे, त्यांचं कौतुक करावं। त्यांनी जे काम केलं ते खऱ्या अर्थानं एक मोठं सामाजिक काम या माध्यमातून उभं केलं आणि त्यांनी समाजाने, नागरिकांनी त्यांचे आभार मानले। त्यामुळे राज्याचा अध्यक्ष म्हणून त्या ठिकाणी येऊन त्यांच्याशी संवाद साधला पाहिजे, त्यांचे आभार व्यक्त केले पाहिजेत। या भूमिकेतून आज हा माझा दौरा आहे। आत्मनिर्भर भारत हा एक विषय घेऊन आम्ही त्या ठिकाणी महाराष्ट्रात काम करतोय। आमच्या पंतप्रधानांनी या कोरोनाच्या काळात सुद्धा एखादी संधी तयार केली पाहिजे आणि त्या माध्यमातून युवांना, माता भगिनींना आणि गोरगरीब जनतेला त्या ठिकाणी समोर आणलं पाहिजे की तुम्ही सुद्धा नोकरी करणारे होण्यापेक्षा नोकरी देणारे होऊ शकता। आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना या देशामध्ये त्या ठिकाणी केली आणि म्हणून युवा मोर्चाच्या माध्यमातून त्या संकल्पनेला, त्या पंतप्रधानांच्या स्वप्नाला जगत ते स्वप्न अस्तित्वात उतरवण्यासाठी आम्ही सगळेजण त्या ठिकाणी प्रयत्न करतोय। आणि म्हणून आमची सगळी टीम असतील, आमचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष अभय कक्कड असतील, आमचे इथले प्रभारी गौरवजी पोरवाल असतील, आमचे अजित सिंगजी प्रदेशाचे उपाध्यक्ष असतील, आमचे नेते इथले मनोजजी बारोट असतील, आमचे जिल्ह्याचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष राजनजी नाईक असतील, आमचे सगळेच कार्यकर्ते, सगळेच पदाधिकारी यांच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेच्या अंतर्गत एक केंद्र आम्ही तयार करतोय। आत्मनिर्भर मार्गदर्शन केंद्र असं आम्ही त्याला म्हणतोय। आणि त्या केंद्राच्या माध्यमातून केंद्राच्या सरकारच्या माध्यमाने जे काही बजेट अलोकेशन केलं, 20 लाख करोडचं पॅकेज या माध्यमातून दिलं गेलं, तर या योजनेचे प्रत्यक्ष लाभार्थी तयार व्हावेत, युवांना याचा लाभ मिळावा, अनेक उद्योजक नवीन तयार व्हावेत, यासाठी आम्ही त्या ठिकाणी पुढाकार घेतोय। आणि या केंद्राच्या माध्यमातून आम्ही अवेअरनेस करणार आहोत की तुम्ही या, तुम्हाला योजनांची माहिती घ्या, तुम्हाला अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही मदत करू, तिथं काही अडचणी आल्या तर ते सोडवण्यासाठी आम्ही मदत करू आणि त्या माध्यमातून लाभार्थी तयार व्हावे आणि सक्सेस स्टोरीज तयार व्हाव्या, अशा प्रकारच्या संकल्पनेतून आम्ही काम करतोय। आणि म्हणून तो सुद्धा आजच्या या दौऱ्याचा अजेंडा आहे। आणि त्याचबरोबर या सगळ्या युवकांची, कार्यकर्त्यांशी संवाद साधावा, इथले प्रश्न, इथल्या नागरिकांचे प्रश्न, युवांचे प्रश्न हे जाणून घ्यावेत आणि त्या माध्यमातून त्यांना न्याय देण्यासाठी जसं आम्ही महाराष्ट्रभरात काम करतो त्याच पद्धतीनं इथे सुद्धा ते काम उभं राहावं, ताकदीनं राहावं। आमचे सगळेच कार्यकर्ते ताकदीनं काम करतायत, पण त्यांना अजून ताकद द्यावी आणि त्या माध्यमातून जी त्यांनी कामाची उंची तयार केलेली आहे ती उंची अजून वाढावी, यासाठीचा प्रयत्न करण्यासाठी, संवाद साधण्यासाठी आज मी यांच्यामध्ये आलेलो आहे। क्या आपका यह दौरा यहाँ के चुनाव को भी ध्यान में रखकर देखा जा सकता है? देखो, चुनाव ये दौरे का मुद्दा नहीं हो सकता। चुनाव ये एक प्रोसेस है कि जो लोकशाही में हर 5 साल के बाद वहाँ पर चुनाव होते हैं और उसके माध्यम से लोग अपने आशीर्वाद किसी को देते हैं।
तो ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ये अविरत रूप से काम करने वाले कार्यकर्ता है। और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जिनके मार्गदर्शन पे जिन्होंने हमको जो सपना दिया, इस सपना लेकर हम चलने वाले कार्यकर्ता है कि अंत्योदय का सपना, कि पंक्ति में खड़े आखिर के व्यक्ति का विकास जब तक नहीं होता तब तक काम करना है, ये सपना लेके काम करने वाले हम कार्यकर्ता है। और इसीलिए राष्ट्र प्रथम इस कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले हम कार्यकर्ता है। तो चुनाव ये एक माध्यम है लोगों की सेवा करने का। तो चुनाव जब ये आएगा तो हम चुनाव को उस हिसाब से भी देखेंगे, चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जो कुछ करना है वो सब करेंगे। लेकिन ये जो दौरा है ये कार्यकर्ताओं से संवाद करे और उन्होंने जो काम किया है उसका कुछ उनको अभिनंदन करे, आभार व्यक्त करे और अगले काम के लिए तैयारी करे। आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में जो काम किया है उसका अभिनंदन, उनका कौतुक करने के लिए आप आए हैं। लेकिन पूरे वसई विरार में जितने भी बैनर मिले उसमें आपका हार्दिक स्वागत है इस शब्द का प्रयोग है। तो जो आप कह रहे हैं वो तो कहीं सत्य नजर आ नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अब कोरोना काल में आप आए हैं, इसलिए उस पूरी बात को दबाने के लिए कि मेरा स्वागत कोरोना काल में हो गया है, उसको दबाकर आप अपनी बात को ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। हार्दिक स्वागत इस मतलब इसका जो अर्थ मैं समझता हूँ, थोड़ी सी हिंदी थोड़ी सी मराठी हमको भी समझ में आती है। तो हार्दिक स्वागत जब कोई एक पार्टी का बड़ा उनका भाई आता है, कोई नेता आता है, तो उसका स्वागत करने की परंपरा, तो वो कहाँ है कौतुक को कार्यकर्ताओं का जो आप अभिनंदन करना चाहते हैं, वो शब्द या उसका जिक्र नहीं है कहीं पर भी। मैं जरा बात करूंगा कि हार्दिक स्वागत जो रहता है वो नेता जब आता है, परिवार का कोई सदस्य आता है तो उसका स्वागत तो किया जाता है। हमारे घर में भी कोई मेहमान आता है तो उसका स्वागत तो हम करते हैं, लेकिन वो घर में आने के बाद, दरवाजे से अंदर आने के बाद उसको हम खाना खिलाते हैं, उसके साथ गप्पे करते हैं और पूछताछ करते हैं, उसको कहते हैं संवाद। तो आज मैं 1 बजे यहाँ पर आया हूँ, अनेक कार्यक्रम है, अनेक उद्घाटन है, अनेक जो मैंने जीवदानी माता के पास दर्शन के जाने का मेरा इच्छा था, वहाँ पे हम गए थे। और ये सब विषय करते करते हमारा एक पार्टी का मेड़ावा भी है और कार्यकर्ताओं से हमारी मीटिंग्स भी है। ये पूरा दिनचर्या है जिसमें 7-8 विषय है, उसको लेके हम काम कर रहे हैं। तो हार्दिक स्वागत बैनर, आप अगर ऐसे चाहते हैं कि बैनर पे पूरा शेड्यूल डाला जाए तो अगली बार से हम वो भी करेंगे। लेकिन हमारा जो दौरा है वो जाहिर दौरा है, वो दौरे की प्रत कॉपी चाहिए तो वो भी हमारे अध्यक्ष आपको देंगे। सोशल मीडिया पे हर जगह पे वो दौरा दिया हुआ है। हार्दिक स्वागत का मतलब है कोई आता है मेहमान तो उसका स्वागत करने की परंपरा इस भारत में बड़ी पुरानी है, मुझे उसको दोहराने की जरूरत। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं होती हैं जो धरातल पर, जो जमीनी स्तर पे आके दम तोड़ देती हैं। जी, योजनाओं को जो अमली जामाओं पहचाना चाहिए वो इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता। दूसरी चीज, जो लाभार्थी होता है वो लाभार्थी खाली धक्के खाते रह जाता है। ऐसे मामलों पर आप क्या करने वाले हैं, या आपकी जो टीम गठित करने वाली वो क्या करने वाली है? आपका जो क्वेश्चन है उसी को न्याय देने के लिए हमको काम करना है। केंद्र की सरकार जब आपातकाल में आगे आकर काम कर रही है और 20 लाख करोड़ का अगर सरकार पैकेज देती है तो इस पैकेज का मतलब है कि इस माध्यम से लाभार्थी तैयार हो। लेकिन आपने जैसे कहा कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं है, तो जो भी योजना नीचे आती है महाराष्ट्र के इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, महाराष्ट्र के ऑफिसर रहते हैं, तो वो जब भी इस विषय को सामने लोगों तक लेके जाने का प्रयास रहता है जो उन्होंने ऑनेस्टली करना चाहिए, उसमें वो कहीं पे जानबूझ के पीछे हटते हैं। वो स्कीम जितनी ईजी है उतने ईजी रूप से लोगों तक लेके नहीं जाते और उसके कारण एक रिजिडिटी आती है, उसमें एक ऐसा आता है कि रेजिस्टेंस आता है कि लोग कहते हैं कि नहीं इस स्कीम का फायदा नहीं होगा क्योंकि ये इसको पाना ये बहुत डिफिकल्ट है। इस चीज को ईजी करने का काम केंद्र सरकार और युवा, केंद्र सरकार और माता बहनें, इनमें दुआ बनने का काम, ब्रिज बनने का काम युवा मोर्चा करेगा। और एक्चुअल सक्सेस स्टोरी बनने के लिए जो कुछ करना है, सिर्फ योजनाओं की जानकारी देना और उसके माध्यम से योजनाओं की जानकारी देके छोड़ देना, ये हमारा मकसद नहीं है। सबसे गरीबी राज्य है गुजरात। एक सेकंड, तो उसमें हमारा जो कहना है कि हम इस माध्यम से योजना तो बताएंगे, हमारे केंद्र में हमने जो उसके लिए संयोजक सह संयोजक किए हैं ये उस विषयों के तज्ञ होंगे, उसमें से कोई सीए होगा, उसमें से कोई वकील होगा, उसमें से कोई हमारे सरकारी योजनाओं की जानकारी रखने वाले कार्यकर्ता होंगे। तो जो भी हमारे युवा भाई वहाँ पे आएंगे, बहनें आएंगे, उनको हम जानकारी भी देंगे, उसके फॉर्म फिलअप करने के लिए मदद भी करेंगे और अधिकारियों के माध्यम से अगर कहीं पे निगेटिविटी है तो उस निगेटिविटी को दूर करने के लिए उनको जो भाषा समझती है उस भाषा में उनसे सामने जाने की तैयारी भी रखेंगे। सर एक चीज, सर विशाल राजेमाडिक, ब्युरो चीफ दैनिक नवराष्ट्र, इलेक्शनच्या अनुषंगाने प्रश्न आहे की वसई विरार
कधी घेणार का? आता गेली 2 निवडणुका एवढा खास रिझल्ट दिसत नाही. 100% गांभीर्याने घेणार. संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या सगळ्याच निवडणुकांना भारतीय जनता पार्टीने गांभीर्याने घेतलेलं आहे. कारण निवडणूक, लोकप्रतिनिधी ही जनतेची सेवा करण्याचं एक माध्यम आहे असं आम्ही मानतो आणि त्याच्यामुळे सगळीकडे जे भारतीय जनता पार्टीला यश मिळतंय, ग्रामपंचायतीपासून सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, ते ह्याचं उदाहरण आहे की भारतीय जनता पार्टी त्या विषयामध्ये खूप जागरूक आहे. वसई विरारमधला जो विषय आहे, इथलं राजकीय स्थिती थोडीशी वेगळी आहे. कारण राज्यातल्या राजकारण ज्या पद्धतीनं चालतं त्याचा थोडासा वेगळा पॅटर्न, त्याच्यापेक्षा थोडा वेगळा पॅटर्न वसई विरारमध्ये दिसतो आणि इथे थोडीशी स्थानिक स्तराची एक पार्टी जी त्या ठिकाणी नेतृत्व करते आणि त्याच्यामुळे इथला पॅटर्न थोडा वेगळा असतो. इथे राजकारणामध्ये भारतीय जनता पार्टी ह्या निवडणुकीमध्ये आपल्याला वेगळा प्रभाव दाखवेल. मागच्या काळामध्ये अनेक अलायन्सेस आमचे असायचे, त्याच्यामुळे कुठं सीट्स मिळणं, त्यात वाटाघाटी, असे अनेक विषय असायचे. पण भारतीय जनता पार्टी ह्याच्यावरती खूप विचार करते आणि जनतेशी असलेला संपर्क, लोकसभेमध्ये, विधानसभेमध्ये भारतीय जनता पार्टीला पडलेली मतं, ह्याचा जर का आम्ही अभ्यास केला, ह्याचं कॅल्क्युलेशन केलं तर इथल्या जनतेच्या मनात भारतीय जनता पार्टीविषयी एक वेगळं स्थान आहे. ते ज्या त्यांच्या हृदयातलं स्थान आहे, त्यांच्या डोक्यातलं जे काही विषय भारतीय जनता पार्टी आहे, मोदीजींविषयीचं प्रेम असेल, देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याविषयीचं प्रेम असेल, त्यांनी केलेल्या कामाचं कौतुक असेल, हे सगळे विषय मतांच्या माध्यमातून दोन्ही निवडणुकीला आम्हाला दिसलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे तेच मतदानाचं स्वरूप या वेळेला महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत सुद्धा रिफ्लेक्ट व्हावं, त्याचं प्रतिबिंब उमटावं म्हणून आम्ही काम करणार आहोत आणि त्या माध्यमातून रिझल्ट तुम्हाला लवकरच दिसते. बारोट साहब क्या करने वाली है कि वो कब्जा हटे और दूसरी पार्टी? 30 साल से यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी ने जनता को गुमराह करके राजनीति किया है, सत्ता में आया है. भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने दम पे लड़ेगी और उनको सत्ता जो जिस तरह से लोगों को गुमराह करके सत्ता हासिल की है, वो लोगों की आंखों के सामने हम लाएंगे कि 30 साल में इन्होंने आपको कहां कहां गुमराह किया. हम हर दिन उनको पर्दाफाश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक बार 100% वसई विरार महापालिका में सत्ता में आएगी और आएगी. गुमराह जो शब्द है, इसको थोड़ा डेफिनेशन कीजिए कि गुमराह किस तरह से किया. अरे आप पत्रकार हो, हमसे ज्यादा आप जानते हो गुमराह कैसे कैसे किया जाता. आप हाल ही में देखा आपने. आप 30 साल की बात पार्टी में गुटबाजी की बात आ रही है. अभी भी कुछ बातें निकली है कि अभी भी कुछ नेताओं ने अपना क्या बोलते विरोध जताया है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमें पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं. मला वाटतं की एक मिनिट पार्टी से इस्तीफा भी दिया है. मला आपल्याशी संवाद साधायचा होता. उत्तर आप दीजिए ना कि दिलीप गायकवाड ऐसे लोग पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं. नाही, एक मिनिट, तुम्ही वेगळी मनोजजींची वेगळी प्रेस कॉन्फरन्स एक करा. मला असं म्हणायचं की मी ज्या अजेंडा आप भी उत्तर दे सकते हैं. यहाँ पर अगर गुटबाजी का कुछ मामला आता है तो आप उसको बोल सकते हैं ना. नहीं, दिलीप गायकवाड़ जी का उनको पता है क्या कौन है. नहीं, लेकिन अभी फिलहाल में जो मामला आया है बारोट साहब, अभी आज भी खबर आई है कि और सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शिवसेना में जाने की तैयारी में, लेकिन उनका नहीं, मैं एक ही हूँ कि देखिए, पार्टी है, ये परिवार है. घर में भी हमारे मतभेद रहते हैं, लेकिन एक बात आपको बोल सकता हूँ कि मनभेद इस पार्टी में कभी नहीं होते. राष्ट्रीयता यही प्राथमिकता मान के काम करने वाले हम कार्यकर्ता हैं और इसीलिए अनेक विषय राज्यों में ऐसे होते हैं, अनेक पार्टी में, हर पार्टी में ऐसे विषय होते हैं. मत हर एक की विचारधारा सेम नहीं होती और उसके कारण उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं. तो एक विषय को लेके उसको हवा देना उचित नहीं है. हमारा ध्येय करना, भेदभाव करना क्या पार्टी की संस्कृति है? नजरअंदाज करना, भेदभाव करना ये पार्टी की संस्कृति बिल्कुल नहीं है. और उसका रिफ्लिकेशन, पार्टी लगातार नजरअंदाज और भेदभाव करती है, इस वजह से वो छोड़ रहे हैं. आप इस पर आइए ना. ये भेदभाव और नजरअंदाज शब्द का जो प्रयोग है, इस पर आप. मैंने वही कहा कि एक कैसा है, किसी का एक दूसरे से नहीं जमता. मनभेद जब भी होते हैं तभी ये विषय होते हैं. मतभेद ये पार्टी में, हर पार्टी में होते ही है. मुझे ये कहना है कि एक विषय को लेके उसको हवा देना ये उचित नहीं है. ये हर पार्टी के बीच में जितने सदस्य बढ़ेंगे, जैसी पार्टी बढ़ेंगी, हर अलग अलग विचारधारा के लोग आएंगे तो ये विषय होते रहेंगे. लेकिन अगर कार्यकर्ता कहीं और जाता है तो ये महत्वपूर्ण नहीं है. बिल्कुल महत्वपूर्ण है. ये पार्टी का हर सदस्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये पार्टी
सदस्यों के बेस पे ही खड़ी हुई पार्टी है। ये किसी हमारी पार्टी, ये किसी परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, कंपनी नहीं है। और इसके कारण एक भी सदस्य अगर दुखी है तो उसकी चिंता पार्टी करती है, उनके वरिष्ठ करते हैं। जो विषय है, जो क्रिटिकल मोड पे जाते हैं, वो पार्टी के वरिष्ठों तक आते हैं और उस पर चर्चा भी होती है। और जो भी आप विषय कह रहे हैं उसको भी न्याय देने के लिए पूरा प्रयास होगा। अगर उसमें कुछ गलत है तो उसमें भी सही करने के लिए प्रयास होगा। अगर आपके संज्ञान में ऐसा कुछ अगर मामला आता है जो नाराज है तो आप उस मामले को लेकर क्या करोगे? बिल्कुल, उसमें जो है वस्तुस्थिति जानेंगे हम, किसकी गलती है, किसको क्या दुख हुआ है, कौन क्या। आप जो नाराजी की बात कर रहे हो वो एक्चुअल नाराजी है कि कोई गलत फहमी है, उसको जानकारी लेंगे। अच्छा, बहुत से बार क्या होता है कि गलत फहमी होती है और उसके कारण उसको स्वरूप नाराजी कहा जाता है, लेकिन बहुत छोटे विषय रहते हैं, एक 4 कमरे दीवारी के अंदर बैठे तो बात खत्म हो जाती है। अदिति सिंह फ्रॉम एंटी करप्शन न्यूज। सर, महानगर पालिका का चुनाव नजदीक है, ऐसे में आपका इस तरह का स्वागत, अभिनंदन जो किया जा रहा है, इसको हम क्या समझे? पब्लिसिटी स्टंट या चुनावी रणनीतियां? देखिए, पब्लिसिटी स्टंट करना ये संस्कृति बाकी पार्टियों की रही है, आपकी कैसे नहीं? सुनिए ना, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की हमारी एक संस्कृति रही है, कार्यकर्ताओं में जाना, उनसे संवाद करना। अब भारतीय जनता युवा मोर्चा जब है तो युवाओं का संगठन है, और युवा मतलब जोश, युवा मतलब ताकत, युवा मतलब उत्साह, उत्स्फूर्तता। और उसके कारण जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष शहर में आएगा तो उसके माध्यम से यहाँ पर युवा इकट्ठा होंगे, उनके बीच संवाद होगा, ये विषय है। इसको कहीं पे पब्लिसिटी स्टंट का विषय बोलने की जरूरत है, क्योंकि नेता, सुनिए ना, मुझे पूरा करने दीजिए। तो इसलिए संवाद करने जब कोई आता है, तो उसके लिए अगर लोग जमते हैं, पार्टी के नेता, हर पार्टी के नेता शहर में आते हैं, कोई मिनिस्टर आते हैं, तो उनके कार्यकर्ता जमते हैं, तो हर एक को आप अगर ऐसा करोगे, कहोगे कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, तो ना ही कोई शहर में आएगा, ना ही शहर के समस्याओं को जानेगा, और ना ही युवाओं से संपर्क कर पाएगा, युवाओं के प्रश्न जान पाएगा। और फिर जब कोई नहीं आएगा तो आप उसको कहोगे कि हमारे शहर के पास देखते नहीं है। तो दोनों बातें नहीं हो सकती। जब कोई आता है तो उसका स्वागत भी करना चाहिए, अपनी समस्याएं भी बतानी चाहिए। ऐसे ही युवाओं से संवाद करने के बाद हमको उनकी समस्या समझती है और उनको न्याय देने के लिए हम प्रयास करते हैं। लगता नहीं कोरोना काल में बैनर में संवाद शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, ना कि हार्दिक स्वागत? सर देखिए, बैनर बनाना ये बहुत अलग विषय। आप में संवाद कहीं भी सोशल मीडिया में इसका जिक्र ही नहीं है कि आप संवाद कर रहे हैं। आपको दौरे की पूरी जानकारी भाई साहब नहीं मिली है। आप हमारा सब एजेंडा लीजिए, हमारे बैठक का विषय लीजिए, उसमें 4-5 बार आपको संवाद मिलेगा। आप सेटिस्फाइड हुई और बाद में मुझे पूछिए। अर्नब गोस्वामी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अर्नब गोस्वामी, इस विषय में राज्य के सरकार ने जो भूमिका ली है, ये भूमिका बहुत ही गलत है। और एक जैसे कहते हैं सूढ़ बुद्धि का राजकारण, जिसको हम मराठी में कहते हैं, कि रिवेंज का राजकारण, कि राज्य के सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोले, उनके गलत चीज़ों को उठाए, सोनिया गांधी इनके विषय में कुछ गलत बोले, राज्य के सरकार में उद्धव जी ठाकरे इनके खिलाफ कुछ बोले, गलत चीज़ों को उठाए, जो बोलेगा उसको हम पकड़ेंगे और उनको जेल में बंद करेंगे। समित ठक्कर विषय में ऐसे हुआ, उसने केंद्र राज्य की सरकार के विषय में बात किया, ट्वीट किया, उसको अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करके उसको एक क्रिमिनल, एक जैसे आतंकवादी को कोर्ट में प्रेजेंट करते, उसको काला कपड़ा डाल के, हाथकड़ी डाल के उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया। ये विषय समित ठक्कर का हमने देखा, यही विषय कंगना रनौत के बारे में हमने देखा, यही विषय हम सालों से देखते आ रहे हैं, यही विषय हम लोग जब भी अर्नब गोस्वामी के विषय में यही हुआ। अगर उसका वो दोषी था तो वो दोषी था, तो आप उसकी लड़ाई जो है, उसको कहने का उसका से जो है, उसको खुद के बारे में जो प्रेजेंट करना है उसके लिए समय दे सकते थे। उसको घर से उठाना, ये कौन सी परंपरा है? जब वो केस 2 साल पहले उसको क्लीन चिट दी गई है, वो क्लोजर उसका फाइल किया गया है, वही पुलिस दोबारा कहीं पे प्रेशर में आके उसको ओपन करती है। सूरज परमार हत्याकांड आत्महत्या केस है, उसमें भी बहुत लोगों के नाम थे, क्यों नहीं केस वापस ओपन होती? तो अनेक विषय है ऐसे। कोई सुसाइड नोट में कुछ लिखता है तो उसके बाद में वो केस पे तहकीकात होती है, पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट करती है, और वो होने के बाद में उसमें क्लोजर फाइल किया जाता है। और क्लोजर होने के बाद में 2 साल के बाद में उठने के बाद अर्नब गोस्वामी सरकार को टारगेट करता है, उनकी कुछ गलत बातें उठाता है, इसके लिए उसको ऊपर दोबारा तकलीफ देना,
ये मुझे लगता है गलत है। अगर वो दोषी है, वो अगर दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो तरीका है, हमको अर्नब गोस्वामी इस विषय में कुछ नहीं कहना, हमको कहना है इस वृत्ति के बारे में कि जो सरकार के खिलाफ बात करेगा उसको आप अगर ऐसे पुलिस के ताकत का उपयोग करके आप गुंडा, आप अगर गुंडाशाही से उनको अगर ये पुलिस का उपयोग करोगे तो ये गलत है। इसके लिए हमने उसका विरोध किया। आज ये अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ है, आप भी पत्रकार है, ये कल आपके साथ भी हो सकता है। ये पत्रकारिता के ऊपर लांछन है। लोकशाही का चौथा स्तंभ जब हम कहते हैं तो अर्नब गोस्वामी इस व्यक्ति को आप मत लीजिए। ये व्यक्ति स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का विषय है, इसको ऐसे एंगल से नहीं। एक मंत्री ने ये कहा है कि और इसके लिए बीजेपी, मैं इसका जवाब दूंगा। शासन के मंत्री और सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं और सभी लोग इसके ऊपर विरोध में बोल रहे हैं जी। देखिए, अर्नब गोस्वामी ये कार्यकर्ता है तो दिखाइए उनका सदस्यत्व का, कहीं हम मेंबरशिप हमारा रहता है उसका कहीं पे पुरावा है वो दिखाइए। वो एक पत्रकार है, पत्रकारिता में उनकी विचारधारा अलग है, अनेक पत्रकारों का उनसे जमता है नहीं जमता ये अलग विषय है, लेकिन वो अभिव्यक्ति स्वातंत्र का उपयोग करते हैं, वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। एक सेकंड, हाँ मैं बोलता हूं ना, तो इसके लिए वो अभिव्यक्ति स्वातंत्र का उपयोग करते हो, उनको आप उनका ऐसे अभिव्यक्ति स्वातंत्र का हनन करते हो। तो मुझे ये कहना है कि जो अन्वय नाइक प्रकरण है जिसमें उनकी माता और उनकी फैमिली मेंबर्स ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, आपने अगर सोशल मीडिया पे देखा रहेगा तो शरद पवार जी के साथ उनके सेल्फीज है। इसको आप किस एंगल से लेंगे कि कुछ दिन पहले उनके सेल्फी निकलते हैं, उनका एक मीट होता है शरद पवार जी के साथ और इनके काफी पारिवारिक संबंध नजर आते हैं उनके साथ, और फिर हम ऐसा नहीं कह सकते क्या कि वहीं से ये चैनलाइज हो रहा है। तो जब भी आप एक पार्टी के साथ बहुत नजदीक हो तो उसके बाद में आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो। इतनी बड़ी व्यक्ति अर्नब गोस्वामी का विषय जो है वो टारगेट करके लिया गया है। इसमें अलग एंगल्स भी है, जो पुलिस भी बात हमसे करती है अनऑफिशियली तक बताती है, उसमें अलग एंगल्स भी है। और जब भी हमने रायगढ़ एसपी इनसे बात की इस विषय में, हम खुद थे, प्रवीण जी दरेकर हमारे विरोधी पक्ष नेता, मैं उसमें था, हम खुद उन बात किए तो हमको वहां पे काफी क्लियर नजर आया कि पुलिस के ऊपर इस विषय में काफी दबाव है। क्या आपको लगता नहीं कि कोई व्यक्ति मरने की कगार पर है और वो सुसाइड नोट पे कुछ भी लिख देगा? आप कह रहे हैं कुछ भी लिख दिया। वो किसने लिखा ये विषय पुलिस देखेगी और उसमें अगर कुछ तथ्य है तो उसकी तहकीकात होगी और उसके माध्यम से कोर्ट अगर अर्नब गोस्वामी गलत है तो उनको सजा भी देगी। उनको हमारा कहना अर्नब गोस्वामी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, एक पत्रकारिता को, एक अभिव्यक्ति स्वातंत्र को जिस हिसाब से तोड़ मरोड़ जा रहा है उसके खिलाफ हमारी भावना है, वो भावना समझिए। अर्नब गोस्वामी ये हमारा विषय नहीं है, अभिव्यक्ति स्वातंत्र ही हमारा। धन्यवाद। और किसी के भी माइंडेड रहे, कहीं से भी आए हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एजेंडा है, हम जनता के प्रश्न लेके जाएंगे, युवाओं के प्रश्न लेके जाएंगे। अगर वो अच्छी बात से समझते हैं तो उस भाषा से बात करेंगे। हम संस्कारित कार्यकर्ता है, हम संस्कार पहले दिखाएंगे, और अगर उस बात को टाला जाता है तो हर तरह की भाषा जो उनको समझ में आती है वो भाषा बोलने की भी हमारे मना कर देते हैं। कमिश्नर यहाँ के ना मिलते हैं, हमारे जो डेजिग्नेटरी है यहाँ के पदाधिकारी है वो विधायक विषयों को लेके वहां पर जाते हैं, उनकी मुलाकात भी होती है और उनको उस विषय में न्याय भी मिलेगा। हम उस विषय में काम कर रहे हैं और ऐसे कुछ अन्याय है तो हम खुद आपसे संपर्क करेंगे और आपको विषय देंगे और बताएंगे कैसे अन्याय। सर एक आखिरी सवाल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।